जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और संबोधित कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में यहां पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की है, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से संचालित है। और हमारा प्रयास होगा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल रन की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस ट्रायल रन के बाद हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सकें। और इस दृष्टि से आज कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मंत्रालय के सचिव श्री डीएस मिश्रा जी ने सदैव जो सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया प्रदेश सरकार के साथ अपनाया है, इसके कारण इस गति को और तीव्रता मिली है। मैं आज के इस ट्रायल रन के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इस उपलब्धि के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अनुकित कर रहे थे। और अब वो पल अनुरोध करते हुए प्रदूषण के असर से दिल्ली एनसीआर के 80% परिवारों पर असर हुआ है। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक इन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वायु प्रदूषण ने बीमार किया है। और प्रदूषण के इस कहर के चलते लोगों को डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती तक होने की नौबत आ गई है। पटाखों और पराली में से किससे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर बीते कई दिनों से बहस जारी है। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने दावे, लेकिन इस बहस के बीच प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों की सेहत पर हो रहे असर को लेकर लोकल सर्कल के सर्वे में नए दावे किए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली और नजदीकी इलाकों में हर एक 5 में से 4 परिवार प्रदूषण के चलते एक या ज्यादा समस्याओं से पीड़ित हैं। यानी 80% परिवारों को इन दिनों हुए वायु प्रदूषण ने किसी न किसी रूप में अपनी चपेट में ले लिया है।
वहीं महज 20% परिवारों का मानना है कि उन्हें प्रदूषण से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया था कि दिल्ली एनसीआर में पिछले हफ्ते हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद से उनकी सेहत पर किस तरह का असर हुआ है। इसके जवाब में 16% लोगों ने कहा कि उन्हें गले में खराश या खांसी या दोनों दिक्कतें हैं। वहीं 16% लोगों ने नाक बहने, आंखों में जलन की शिकायत की है, जबकि 16% ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। 24% लोगों को ऊपर दी गई सभी समस्याएं हैं, जबकि 8% लोगों को कम से कम 2 लक्षण हैं। 22% लोगों ने कहा कि वो या उनके घर के लोग डॉक्टर के पास जा चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास प्रदूषण के शिकार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पोल्यूशन का लेवल जब ज्यादा होता है तो उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की तो बात करते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको है, दमे की शिकायत जिनको है या ब्रोंकाइटिस है, उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में आना ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का भी सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में अब डेटा इमर्ज हो रहा है। बच्चों में ये देखा गया कि जो बच्चे रेगुलरली हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन की जगह में जी रहे हैं, उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी लंग ग्रोथ पे असर पड़ता है और उनको आगे जाके सांस की तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्थिति वही बहुत ही गंभीर है। ये AQI जो सीवियरली डेंजरस लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स और लंग पेशेंट्स दोनों डिटोरेट हो रहे हैं। लंग पेशेंट्स जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको एस्थमा है, जिनको क्रॉनिक लंग कंडीशंस हैं, और एल्डरलीज, ये सब के लंग्स वीक होते हैं, और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा डिटोरेशन होती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से बचने के लिए 28% परिवार एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 61% परिवारों ने प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। लेकिन प्रदूषण से बचाने में इन सब का सीमित रोल है, यानी जब तक प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगी तब तक इससे पूरी तरह बचना नामुमकिन है। बहुत से मरीज ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश रह रही है, खांसी आ रही है, और अगर हम उन्हें देखें तो उनके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है और अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या फिर जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के फीचर्स होते हैं, उस तरीके से मरीज काफी आ रहे हैं। और इसका मेन रीजन है कि दिवाली के बाद पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। क्रैकर्स की वजह से भी, क्रॉप बर्निंग भी हो रही है, उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी खराब हो गया है। हाल फिलहाल 2-4 दिन से बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है। आप देख भी सकते हैं विजिबिलिटी का भी इशू है। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि पटाखों को लेकर लगाया गया बैन पूरी तरह से फेल हो गया है। सर्वे के मुताबिक 21% दिल्ली वाले मानते हैं कि प्रशासन इस बार दिवाली पर पटाखों के परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने में पूरी तरह या आंशिक रूप से असफल रहा है। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 34,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। इनमें से 66% पुरुष और 34% महिलाएं थीं। साफ है कि पटाखों के असर से दिवाली पर भले ही प्रदूषण बढ़ा हो, लेकिन कई और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण साल भर बना रहता है, और सरकार को इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आदित्य के राणा, आज तक। पंजाब के खेतों में पराली जलाने का सीधा असर दिल्ली पर पड़ रहा है। यहां की हवा में जहर घुल रहा है, लेकिन इस जहर में भी सियासत तेज है। जहरीली हवा हो या यमुना का प्रदूषण, दोनों सेहत के लिए तो हानिकारक हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत के लिए ये ऑक्सीजन साबित हो रहे हैं। यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक के खिलाफ कल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा प्रदर्शन करने यमुना किनारे पहुंच गए थे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी यमुना में प्रदर्शन और छठ पर रोक का अपने तरीके से विरोध जताया था। आज बारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की थी। गोपाल राय छठ की तैयारी का जायजा लेने
त्रिपुरारी में भलसवा झील पहुंचे और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अभी जो छठ पूजा की राजनीति है उसमें एलजी साहब ने घाट पे रोक लगाई, हरियाणा से गंदा पानी आया और सांसद वहां जाके बाइट दे रहे हैं। ये तीनों हैं कौन? एलजी साहब भाजपा के, हरियाणा की सरकार भाजपा की और सांसद भी भाजपा के हैं। तो ये जो त्रिकोण बना हुआ है, इनका काम, भाजपा के लोगों का काम है राजनीति करना। अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम है छठ पूजा कराना। हम भव्य तरीके से सारी सुविधाओं के साथ हर बार की तरह छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यमुना नदी में जहरीले सफेद झाग का वीडियो वायरल होने के बाद कल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला था। आपकी तरफ से भी तीखा पलटवार हुआ। ये नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला और ऊपर से छुपाने की कोशिश। देखिए, जहां पर यमुना नदी में झाग और फोम नजर आ रहा है वो ओखला बराज का इलाका है। ओखला बराज का वो इलाका यूपी इरिगेशन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, उनकी मेंटेनेंस का और उनकी साफ सफाई का जिम्मा है वहां पे। लेकिन यूपी इरिगेशन विभाग और यूपी सरकार पूरी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। पूरा एनसीआर इस कदर प्रदूषित है कि यहाँ के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है। अब दिल्ली इसके लिए दोष दे हरियाणा को, पंजाब को हरियाणा पंजाब दोष दे इसके लिए कि दिल्ली नाकामयाब है। यानी तमाम राज्य एक दूसरे को दोष तो देंगे, लेकिन सच ये है कि सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा एनसीआर प्रभावित है और इसकी जिम्मेदारी इन एनसीआर के शहरों पे, जिसकी भी जिन राज्यों के अंतर आते हैं, हर किसी की है। क्योंकि आखिरकार आप और हम स्वच्छ हवा चाहते हैं सांस लेने के लिए, स्वच्छ पानी चाहते हैं पीने के लिए, लेकिन तस्वीर क्या ऐसी है? हर साल दर साल यही तस्वीर क्यों दिखाई पड़ती है? आशुतोष मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। तो यूपी में चुनाव से जुड़ी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जनता को लुभाने के लिए महाअभियान का आगाज हो चुका है। कानपुर को मेट्रो ट्रेन का गिफ्ट दिया जा रहा है। ये सपना जब साकार होगा, लेकिन फिलहाल इसके ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा दी गई है। और तो और इस तरह जनता को ये आश्वस्त भी किया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब गंगा किनारे मेट्रो ट्रेन दौड़ा करेगी। लेकिन कानपुर में समाजवादियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठी का मुंह खोल दिया। तो ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो ट्रायल रन की शुरुआत को हरी झंडी दिखाने दरअसल पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और जायजा लेते हुए कि किस तरीके से ये काम चला। और जब मंच पर पहुंचे थे, संबोधित किया, तो उस वक्त उन्होंने जिक्र भी किया कि कोरोना काल के वक्त भी विकास के जो काम है वो थमे नहीं, उसी रफ्तार के साथ चलते रहे और उसी का नतीजा है कि जल्द ही तय समय से पहले ही ये मेट्रो की सुविधा लोगों तक पहुंचेगी। ये आश्वासन भी योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो ऐसे में जब चुनाव आने वाले हैं तो एक के बाद एक कई सौगात भी जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहां के वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेट्रो में वो मौजूद हैं। ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है, उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है, तो उन्हें भी पुलिस ने वहां से हटाया है। तो दो तस्वीरें मेट्रो में सवार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विकास कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना ये सारा कुछ ढोंग है। अब जनता की याद आ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अपने निर्धारित समय से पहले
आज कानपुर मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए कानपुर वासियों के लिए तो सौगात है ही, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए आंखों की किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी परियोजना की शुरुआत की जाती है तो किस तरीके से ये चुनाव के समय में फायदेमंद साबित हो सकता है, पार्टी के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी। देखिए बिल्कुल नेहा, यही कारण है कि अखिलेश यादव जब भी प्रेस वार्ता करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो बार बार इस बात को कहते हैं कि उनके कामों को ये सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ कानपुर पहुंचे या उन्होंने ट्रायल रन की शुरुआत की तो साफ तौर पर ये कहा कि कानपुर को मेट्रो की सौगात शायद पहले ही मिल जाती अगर पिछली सरकार इसको लेकर के संवेदनशील होती। उन्होंने इस बात को भी रखा है कि कानपुर मेट्रो का जो निर्माण है वो रिकॉर्ड स्तर पे हुआ है, यानी कि अगर पिछली मेट्रो यानी कि लखनऊ मेट्रो की बात की जाए तो वो 26 महीने में पूरी हुई थी, लेकिन ये 2 साल के अंदर पूरी हो रही है। यानी कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने आज जब बात की तो ये कहा कि कानपुर मेट्रो न सिर्फ कानपुर के औद्योगिक विकास के मायनों में, प्रदूषण को नियंत्रित करने के मायने में और इसके साथ ही साथ ट्रैफिक का कंट्रोल, जो कि बहुत बड़ी समस्या है कानपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र की, उससे निजात दिलाएगा। लेकिन साथ ही साथ बाकी 4 शहरों में जिस तरीके से अभिषेक आप नजर बनाए रखिए, तो एक बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिली है और अभी यूपी में विकास की चुनावी बयार बहाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। बीजेपी ने इस महीने विकास के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल विकास की ध्वजा थामे यूपी के चुनाव में इस महीने पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। नवंबर में ही पीएम मोदी यूपी का ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं और विकास से लैस योजनाओं की छड़ी लगाने वाले हैं। इधर चुनाव की आहट तेज हुई तो उधर राजनेताओं के कदम ताल तेज हुए। कहीं हरी झंडी, कहीं लोकार्पण, कहीं शिलान्यास तो कहीं नए ऐलान। योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे हैं मेट्रो रेल के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने और ये विश्वास दिलाने कि विकास की गति जारी रखी जाएगी। अपने निर्धारित समय से पहले आज कानपुर मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इस सिलसिले को अगले हफ्ते पीएम मोदी भी आगे बढ़ाने यूपी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। ऐसे ही योजनाओं के दम पर बीजेपी यूपी के लिए यूपी के काया पलट का दावा कर रही है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था।
उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। चुनाव का ऐलान होने से पहले योगी सरकार विकास की कई और मिसालें यूपी के सामने रखने वाली हैं। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका भी उद्घाटन 2022 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ यूपी आने से चुनावी माहौल में गजब की गर्मी आना तय है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा में मिलेगा, जब प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का भी नींव रखेंगे। बीजेपी नई नई योजनाओं की कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास यूपी चुनाव का मुद्दा बन पाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ बदायूं और शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आने वाले 50 दिनों में तोहफों की झड़ी लगाने वाली है। अब सवाल ये कि क्या तोहफों की सौगात से बीजेपी 300 पार के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगी। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही चुनावी दांवपेच और जातिवाद के लिए बदनाम हो, लेकिन 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी विकासवाद के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बना रही है। इसीलिए अलीगढ़ हो या फिर काशी, प्रधानमंत्री जोर देकर योगी के विकास मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं
कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के तीर से चुनावी लक्ष्य भेदने में जुट गई है। ये 1400 करोड़ रुपए की परियोजना बदायूं वासियों के जीवन में न केवल परिवर्तनकारी और खुशहाली लाएगी, बल्कि आपके जीवन को मंगलदायी बनाने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस काम को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2022 के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं, ताकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक के सियासी समीकरण साधे जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। साल 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले वायुसेना इस पर लड़ाकू विमान उतारेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का सपना अखिलेश यादव ने सूबे की सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका उद्घाटन भी 2022 के चुनाव से ठीक पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह विकास की परियोजनाओं के बहाने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें हर जिले और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ होगा। लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने के आखिर में पीएम की यात्रा से मिलेगा, जब वो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी की नींव भी रखेंगे। इस तरह बीजेपी की कोशिश है कि विकास के रथ पर चढ़कर राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी की जाए, जिसे तय करने के लिए बीजेपी अगले 50 दिनों में पूरे प्रदेश में सौगातों की बौछार करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
7 साल पहले केंद्र सरकार ने जनधन खातों को खोलकर देश की बड़ी आबादी को बैंकिंग के दायरे में शामिल किया था। और अब एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनधन खातों के खुलने से अपराध में भी कमी आई है और इसके साथ ही जनधन खातों की वजह से करोड़ों लोगों को मुफ्त इंश्योरेंस का फायदा भी मिला है। मोदी सरकार जब 2014 में पहली बार आई थी तो निम्न आय वर्ग के लोगों को जनधन खातों को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। लोगों ने भी बड़े पैमाने पर इन अकाउंट को खोला था और इससे देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गई थी। जनधन खातों को करीब 7.25 साल पहले अगस्त 2014 में खोलना शुरू किया गया था और इनसे किस तरह का फायदा मिला है, इसकी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई है। एसबीआई के मुताबिक जिन राज्यों में ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं वहां अपराध और शराब तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों की खपत में कमी आई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक देश भर में 43.76 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सफलता की वजह जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी हो सकती है। इसने सरकारी सब्सिडी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद की है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और तंबाकू जैसे फालतू खर्च को रोकने में मदद की है। बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने के साथ ही जनधन योजना की मदद से काफी बड़ी आबादी इंश्योरेंस कवर के दायरे में भी आ गई है। बैंकों ने जनधन योजना के तहत खाता धारकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर देने वाले 31.67 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए हैं। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें 30,000 रुपए का लाइफ कवर और जमा रकम पर ब्याज मिलता है। इस पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। इस योजना की खास बात रही है कि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा है। देश के कुल जनधन खातों में 55% खाता धारक महिलाएं हैं। इन खातों की वजह से देश में बैंकिंग का प्रचार प्रसार भी हुआ है। इसी वजह से देश में प्रति 1 लाख लोगों पर बैंक ब्रांच की संख्या 2015 के 13.6 से बढ़कर 2021 में 14.7 तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो।